तो ये जो चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसका दूसरा नाम है पार्टिकल डायनेमिक्स, तीसरा होता है रोटेशनल डायनेमिक्स। इतने सारे नाम से ये जाना जाता है। और ये चैप्टर एक डिफिकल्ट चैप्टर इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हम सारा जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको फिर से रिपीट करेंगे। सारा चीज़ मतलब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स, यहाँ पर भी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़े थे हम लोग इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें भी इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन, इसमें भी फ्रिक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें भी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। सब वहाँ पर लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, अभी रोटेशनल मोशन के लिए होगा। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे वर्क एनर्जी पावर, इसमें भी देखेंगे वर्क एनर्जी पावर। मतलब जो सारा चीज वर्क एनर्जी पावर तक हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेटरी मोशन में, वो सारा चीज रोटेशनल मोशन में फिर से रिपीट होने वाला है। ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है, कोई उसको 2-4 क्लास करके खत्म कर देता है तो बात अलग है। मेरे को तो लगता है कि अगर इस चैप्टर का बारीकी से हर पार्ट को अगर उसको एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे, दिस विल टेक नॉट लेस देन 30 क्लासेस। लेकिन हम लोगों का भी अपना लिमिटेशन है, करेंगे इसको। और स्कूल वाले तो 4-5 क्लास में, 3-4 क्लास में इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसके हर एक टर्म को समझते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब क्या है, रोटेशनल का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब रिजिड बॉडी क्या है। एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है। कोई बॉडी को रिजिड बॉडी कब कहेंगे? फॉर ए रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन any two points in it remains constant throughout the motion, कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई एक रिजिड बॉडी है ऐसा शेप का, तो ये कैसा भी मोशन करे, ए और बी दो पॉल के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड। आप चाहे कैसा भी मोशन करें, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ये रिजिड है, ना इसको एलोंगेट कर सकते हो ना इसको कंप्रेस कर सकते हो, सिंपल सा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको कोई एक केस दिया गया कि ये पॉइंट ए है और दिया गया ये पॉइंट बी है और ये बॉडी किसी मोशन में है और इस मोशन में होते हुए मान लो कि ये पॉइंट का कुछ वेलोसिटी है va और ये पॉइंट का वेलोसिटी vb, तो और दिया है कि ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, तो आप क्या कहोगे, ये पॉइंट ए इधर को जितना वेलोसिटी में जा रहा है, पॉइंट बी इस डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी में जा रहा होगा, नहीं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, कहेंगे कि ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन हैज टू बी सेम। तो कहेंगे फॉर ए रिजिड बॉडी in motion, velocity of A and B along line joining them, velocity of any 2 point A and B, velocity of any two points along the line joining them
मस्ट बी सेम, मतलब ए इधर को जितना वेलोसिटी में जाएगा, ए इधर को क्या वेलोसिटी में जा रहा है, अगर ये वेलोसिटी वी ए है, ये एंगल थीटा 1 है, तो वी ए cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू वी बी cos थीटा 2। अच्छा, ये ठीक है। इसी चीज को हम कहेंगे व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लाइन जॉइनिंग देम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग दिस लाइन। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इन दिस लाइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग दिस लाइन, क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कहेंगे, thus relative velocity of A with respect to B along line joining A and B must be 0। समझ में आया क्या? रिजिड बॉडी का ये वाला पार्ट को बढ़िया से समझेंगे तो इस चैप्टर का डेप्थ का क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो ऊपर से डिफरेंट टर्म उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे, काम निकल जाएगा, तुम भी खुश, स्कूल भी खुश, कभी कभार तो पेरेंट्स भी खुश। जब जेई आया खुश किया जाएगा, खुश, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखना। तो फिर से सारा चीज को रिपीट करें, क्या देख रहे हैं, कोई रिजिड बॉडी है, मोशन में है, हर एक दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, और ये कैसा मूव कर रहा है मालूम नहीं, कैसा मूव कर रहा है, घूम घूम के आगे जा रहा होगा, कैसा भी मोशन कर रहा होगा, ठीक है ना? सपोज ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, घूमने के साथ साथ आगे जा रहा है, तो किसी भी हाल में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए इधर को जितना स्पीड में जाएगा, बी इधर को उतनी स्पीड में जाएगा, तभी ना डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सो वी ए cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू वी बी cos थीटा 2। मोreover, अगर पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो हम कहेंगे वी ए cos थीटा 1 माइनस वी बी cos थीटा 2 दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ दे आर इक्वल। बी को क्या लगेगा, ए मेरे पास नहीं आ रहा है, ए हरदम मेरे से इतने ही डिस्टेंस पे है, सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यू से 0, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी आर सेम, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी बी आर हैज टू बी डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी बी आर हैज टू बी मे बी डिफरेंट, मे नॉट बी डिफरेंट। हाँ, ये डिफरेंट होगा, कब, क्यों होगा डिफरेंट, क्योंकि द वेलोसिटी अलोंग द लाइन बराबर हो गया, परपेंडिकुलर टू लाइन बराबर होगा कोई जरूरी नहीं है। अब सोचो ये पेन का ये वाला एंड और ये वाला एंड को सोचो, ये पेन एक रिजिड बॉडी है, ये एंड का वेलोसिटी as seen by this end along this line is always 0, क्योंकि ये एंड का डिस्टेंस यहाँ से हरदम कांस्टेंट है, लेकिन ये एंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस along this line 0 है, तो ये पेन, ये एंड ऐसा मूव नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तो मूव कर सकता है ना। इसका मतलब क्या लगेगा, अगर कोई पॉइंट का मोशन with respect to any other point on the plane can be perpendicular to the line joining them, cannot be along the line joining them। समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे, कहेंगे if every point on a body have same velocity at same instant, किसी एक समय में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, then it is called ट्रांसलेशनल मोशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी ए जितना है भी बी उतना है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, यू से इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? और अगर बराबर नहीं है, इफ वेलोसिटी ऑफ every point
inside the body is not same, then it is said to be in rotational motion. रोटेशनल मोशन में कब है कोई बॉडी कहेंगे? रोटेशनल मोशन में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे, ये कोई एक बॉडी है, ये पॉइंट को ए कहो, ये पॉइंट को बी कहो, बी कैन नॉट हैव ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अब ए को लग रहा है कि बी का वेलोसिटी कुछ है। अगर ए को बी का कोई वेलोसिटी दिखेगा तो किस डायरेक्शन में दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन दिस डायरेक्शन 0 है। हाँ, इस डायरेक्शन में रह सकता है। इट हैज टू बी लाइक दिस। आप कहोगे सर ऐसा क्यों रहेगा, ऐसा क्यों नहीं रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बी ए सिन बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी ए सिन बाई ए अगर ऐसा रहा तो इसका एक कंपोनेंट भी तो ऐसे रहेगा। कंपोनेंट ऐसे रहेगा तो ए को लगेगा कि बी मेरे से दूर भाग रहा है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, रिजिड बॉडी है। तो बी कैन नॉट हैव एनी वेलोसिटी लाइक दिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी कैन हैव a velocity only perpendicular to the line joining AB। तो क्या लिखेंगे? For a rigid body in rotational motion, rigid body in rotational motion, कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो देन वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन इट विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इन इट इज परपेंडिकुलर टू the line joining them, perpendicular to the line joining them। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पेज, आई वांट टू रिपीट एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखा गया है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। पहला हुआ for a rigid body the distance between any two points in it remains constant। कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन में है, पॉइंट ए का वेलोसिटी भी ए है, पॉइंट बी का वेलोसिटी भी बी है, तो दोनों का वेलोसिटी along this line has to be same। मतलब dA cos theta 1 must be equal to VB cos theta 2। मतलब तीसरा पॉइंट में क्या देख रहे हैं? दोनों का वेलोसिटी along the line सेम है। मतलब with respect to A, velocity of B in this direction is 0। If every point is 0, velocity of A, thus relative velocity of A with respect to B along line joining A and B must be 0। किसकी बात कर रहे हैं? For rigid body motion। ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में कब है कहेंगे? जब उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होगा तो हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन में है। मतलब VA अगर ऐसा हुआ, VB भी ऐसे ही होगा और उतना ही होगा, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है कब कहेंगे? कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है कब कहेंगे? जब उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है किसी एक पर्टिकुलर समय में, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। A का जितना वेलोसिटी है, B का उतना है, C का, D का, हर एक का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। अगर बराबर नहीं है वी कॉल इट रोटेशनल मोशन। हम लोग रोटेशनल मोशन की तरफ जा रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में होता क्या है? रोटेशनल मोशन में A और B का वेलोसिटी बराबर नहीं है और B का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A along दिस लाइन 0। B इस लाइन में नहीं जा सकता। सोचो, ये पॉइंट ऑफ द पेन कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम इट बट इट कैन रोटेट। तो रोटेशनल मोशन में होता क्या है? एवरी पॉइंट रोटेट्स अबाउट एवरी अदर पॉइंट। फॉर ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन the velocity of any point in it with respect to any other point in it is perpendicular to the line joining them। समझ में आ रहा है?
और भी इंटरेस्टिंग बात ये हुआ यहाँ पर हमें और भी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आया कि क्या आया समझ में आया पॉइंट नंबर 6 में, फॉर ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन को फिलहाल नॉन ट्रांसलेशनल मोशन कह सकते हो, या तो ट्रांसलेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, देयर इज नो थर्ड मोशन, ठीक है। फॉर ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन every point in it rotates around every other point with same angular velocity। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ गया आपके सामने। क्या बोल रहा है? अब रिजिड बॉडी है, कोई बॉडी है मान लो ऐसा शेप का है और ये घूम रहा है, घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अब इस बॉडी में अगर ये बॉडी घूमते घूमते इधर जा रहा है तो आप कहोगे ये बॉडी का कोई भी दो पॉइंट के बारे में बात करो। अगर हम इस पॉइंट को पूछेंगे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ए को पूछेंगे। अब बी के पास क्या वेलोसिटी है? ये घूम रहा है तो ए के पास घूमने के कारण ऐसा एक वेलोसिटी है और इधर जा रहा है ऐसा एक वेलोसिटी है। बी के पास घूमने के कारण ऐसा एक वेलोसिटी है, ऐसा एक वेलोसिटी है ना। लेकिन ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो बराबर हो गया ना, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ए को क्या लग रहा है? बी घूम रहा है मेरे चारों तरफ, ए को लग रहा है कि बी हैज गॉट ए वेलोसिटी लाइक दिस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को क्या लग रहा है कि बी मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, कितना एंगुलर वेलोसिटी में? वीबीए बाय दिस डिस्टेंस, वी बाय आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर था, याद होगा आपको, ओमेगा इज v बाय आर। तो ये कितना जोर से घूमता हुआ नजर आएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट vba बाय r। अच्छा सोचो, a इज ए पॉइंट, b इज ए पॉइंट, ऑब्जर्वर a पे बैठा है, उसको दिख रहा है कि b ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। अगर हम कहेंगे एक डंडा है और अबाउट दिस एंड ये पॉइंट अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है तो ये कितने में घूम रहा है? ये भी ओमेगा में, ये भी ओमेगा में, हर एक पॉइंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में ही तो घूम रहे हैं। दैट मींस एवरी पॉइंट इन दिस बॉडी इज नाउ मूविंग अराउंड ए विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। इंटरेस्टिंगली अगर हम निकालेंगे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, तो सेम बॉडी को फिर से दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बी, अब बी देखने लगा है, ए को दिख रहा था कि बी नीचे जा रहा है, अब बी को क्या दिखेगा? ए ऊपर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। बी को पूछेंगे ए का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वो बोलेगा मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं लेकिन ये घूम रहा है, कितने में? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? दिस बाय आर, दिस बाय डिस्टेंस। तो आप देखोगे कैसा है, देखो तो ए को क्या लग रहा था? बी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। बी को क्या लग रहा है? ए कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब एक दूसरे के लिए उनका एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है। ये है रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशनल मोशन? फॉर ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इन द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इन द बॉडी इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, is same in magnitude and direction. For a rigid body in rotational motion, every point in it rotates around every other point with same angular velocity. मतलब magnitude और direction of angular velocity remain same. समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है?
ये हो गया रोटेशनल मोशन। अगर आप ये फिगर को थोड़ा देखो, मैं आपको दो केस दिखाता हूं जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं एक छोटा सा केस देता हूं। आप देखिए, सपोज हम कहेंगे कि सपोज ऐसा कोई एक रास्ता है, इस रास्ते पे कोई एक अजीब टाइप का गाड़ी चल रहा है। मान लो कोई गाड़ी ऐसा है, हियर इज समथिंग मूविंग विद द बाय मींस ऑफ व्हील्स, वो ऐसा गया फिर ऐसे आया, ठीक है ना, हरदम वो वर्टिकल है, फिर वो ऐसे आया, ठीक है ना, ये ऐसे आया, ध्यान से देखना, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, तो क्या हो रहा है, you will see this is moving in a curved path but moving like this, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, बट हाउ इज द मोशन, किसी एक समय में ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है, इसका वेलोसिटी ऐसा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है कि नहीं, ये सर्कुलर मोशन में तो जा रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैसा है, ये चढ़ रहा था, यहां पर आते आते हर एक पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा हो गया है। ओके, तो सर्कुलर पाथ में तो जा रहा है, कर्व पाथ में जा रहा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी देखो ऐसा है, मतलब कैसे मैं चला रहा हूं पेन को, देखो ऐसा, रिपीटिंग, पेन इज ऑलवेज रिमेनिंग वर्टिकल, दैट मींस एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन, जब ये ऐसे आ रहा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, तो इट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन, बट यू सी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, कोई कर्व पाथ में जा रहा है। गेटिंग, थिंक ऑफ अनदर बॉडी, जो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, नाउ यू सी एवरी पॉइंट इन द बॉडी इज नॉट हैविंग सेम मोशन। पहला केस में पेन कैसे चला, ऐसे, क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरे केस में पेन कैसे चला, ऐसे, क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, क्योंकि अभी घूम रहा है, ये पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, these two points are rotating around this point, इसका वेलोसिटी एंड इसका वेलोसिटी आर डिफरेंट। जब ये पेन ऐसे घूम रहा है, यू नो, कोई डंडा ऐसे घूम रहा है, तो हर एक अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी होता है, जबकि दोनों का बराबर एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसका होगा ओमेगा इनटू आर, और कैपिटल आर क्योंकि ज्यादा दूर पे, इसका होगा ओमेगा इनटू स्मॉलर। पास में if it is rotating around this end with an angular velocity omega, if it is rotating around this end, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो रहा है। सो जब ये पेन ऐसे मूव कर गया, तो हम कहेंगे ये रोटेशनल मोशन है, जब ये पेन ऐसे मूव कर गया, हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन है। पाथ सर्कुलर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मोशन इज रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया था, ये इसमें पेन ये कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, इट वाज गोइंग लाइक दिस। और पहला केस में कैसे चल रहा था, पहला केस में ऐसे, फिर ऐसे, है ना, एवरी पॉइंट वाज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। ये पहला केस में था ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा चल रहा है, जब यहां पर आया तो ऐसे। सो यू सी एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन every particle in the body is having the same velocity, every particle is having same velocity, every particle is having velocity same। यहां पर भी वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि ऐसे फिसल रहा है। Are you getting? ठीक है, ये फिसल रहा, तो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। पहला वाला क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ये एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन और रोटेटरी मोशन, जिसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है। एवरी पॉइंट इन द बॉडी हैज गॉट डिफरेंट वेलोसिटी, बट the angular velocity of every point with respect to every other point is same. Angular velocity of every point with respect to every other point is same in magnitude as well as same in direction.
तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। देखो एक कॉर्ड पाथ में जा रहा था, आपको हो इसको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की सारे रूल के लिए एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। सर्कुलर मोशन के सारे रूल इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये भी कॉर्ड पाथ में जा रहा है, ये भी कॉर्ड पाथ में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इस बेसिक्स को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, बॉडी सर्कुलर पाथ में, ये रोटेटरी मोशन में है और सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, ओके। We shall see a new term here। अब इस चैप्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में। पहला टर्म जिसको हजम करना बहुत जरूरी है, ये हजम नहीं हुआ तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टर्म क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में अगर आप सारा चीज को, इसको हम लोग MI कहेंगे, ठीक है, MI लिखेंगे। हाँ, तो फिजिक्स में अगर सारा फिजिकल क्वांटिटी को आप फिजिकली विजुअलाइज नहीं करोगे, इवन व्हेन ए करंट इज पासिंग, आपको दिखना चाहिए कि हाँ करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जबकि करंट प्रैक्टिकल दिखता नहीं है, बट यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज थ्रू योर इंट्यूशन। ऐसे गया, इधर से आया, ऐसे घूम के आया, ऐसे अगर दिखेगा तभी कर पाओगे। अभी तक आपको एक फीलिंग आ चुका है कि व्हाट इज मास। इनर्शिया रेफर्स टू मास। आपके सामने एक बड़ा सा पैकेट रखा है, इसका मास ज्यादा है कि कम है? अब वो लोग उठा के देख लेंगे, वेट ज्यादा होगा तो मास ज्यादा है, ठीक है। दैट वे यू आर चेकिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वेट विदाउट यूजिंग। मान लो कि आप एक ग्रेविटी फ्री रीजन में हो, जहां पर ग्रेविटी नहीं है, अब मास ज्यादा है कि कम है, कैसे पता करोगे? आप उसको एक धक्का मारो, ऐसे पुश कर दो, अगर आसानी से हट गया तो उसका इनर्शिया कम है, लेस मास। जोर से धक्का दिए, उसके बाद भी धीरे से हटना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे पुश करके चलाने की कोशिश करेंगे, वो धीरे धीरे उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे मास इसका ज्यादा है ना। दैट मीन जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा। और इनर्शिया क्या था? ऑपोजिशन, ऑपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट इन रेस्ट और मोशन। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे समझते हैं, इनर्शिया आपके बॉडी क्या है? द डिफिकल्टी यू फेस in bringing it from rest to motion is called inertia। दो पैकेट रखा था, आप और आपके दोस्त, दोनों एक साथ, बोला गया कि बहुत वजनदार पैकेट है, बढ़िया से पुश करना, कौन जल्दी धकेल के लेगा आगे, और पता चला उसमें से एक पैकेट जो है खोखला था, अंदर से कुछ नहीं था, आपका पैकेट भरा हुआ था। आपने पूरा ताकत लगाया, जैसे व्हिसिल बजा आपने पूरा ताकत लगाया, वो भी पूरा ताकत लगा दिया, उसका पैकेट फेंका गया, वो मुंह के बल गिर गया। आपका पैकेट तो आपको सपोर्ट दिया, क्योंकि वो अपोज कर रहा है आपका मोशन को, आर यू गेटिंग? बिकॉज इट इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इनर्शिया, मास। तो क्या है इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन? एग्जैक्टली वही चीज को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में जो चीज हो रहा था वो सारा यहाँ पे रिपीट करना है, तो वहां पर जो हो रहा था उसी को फिर से यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया क्या है? इट इज द डिफिकल्टी विथ व्हिच ए बॉडी कैन बी सेट इनटू मोशन। अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में लाने के लिए जो डिफिकल्टी आपको होता है, उसको आपको हो गया इनर्शिया। दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास। सिमिलरली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है देखेंगे। MI of a body about an axis is defined as the difficulty with which it can be rotated about that axis। कोई बॉडी को किसी एक्सिस में घुमाने में जो डिफिकल्टी फेस होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझने के लिए समझ में तो आ गया, लेकिन क्वांटाइज नहीं कर पा रहे हम लोग। फिर इसका वैल्यू क्या है, डिफिकल्टी को कैसे मेजर करेंगे, है ना। चलो हम आएंगे उसमें। हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज द डिफिकल्टी। हमारा इनर्शिया क्या था? द डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द डिफिकल्टी इन रोटेटिंग द बॉडी ब्रिंगिंग इनटू रोटेशनल मोशन अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस।
फिर भी आपको हजम नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। मोर इज द डिफिकल्टी, मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जितना ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा उतनी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसे मान के चलेंगे। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस देता हूं समझने के लिए। सपोज, ध्यान से देखना, इसके चैप्टर के बारे में, ये सब टर्म्स के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है स्कूल वाले कुछ फॉर्मूला दे दिए, वो किसी काम के नहीं है जब तक आप नहीं समझोगे चीज क्या है। सपोज हम कहेंगे हमारे पास 50 केजी का एक बॉल, आयरन बॉल रखा है। दैट आयरन बॉल इज कनेक्टेड टू अनदर स्मॉल बॉल से ऑफ मास 2 kg। 2 kg का बॉल को, मास को ये कनेक्टेड है। क्या हो गया, ये 50 kg, ये 2 kg, दे आर कनेक्टेड। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये जो बॉल ऐसे रखा है इसको इस पोजीशन में लाना है। कौन सा पोजीशन में, उल्टा करना है। 2 kg को इधर ले आऊंगा और 50 kg को इधर ले आऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में ला सकते हैं। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को घुमाना पड़ेगा। इस चीज को ऐसे घुमा दोगे तो आ गया 2 kg इधर, 50 kg इधर। लेकिन मैं इसको घुमा के इस पोजीशन में लाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहला केस में मैं क्या किया, आई रोटेट द एंटायर थिंग अबाउट एन एक्सिस ए बी, मतलब ए बी में इसको घुमा दिया, मतलब ये रहेगा फिक्स, इसको मूव करवा दिए ऐसे। 50 kg अपनी जगह रहेगा, 2 kg को इधर घुमा दिया, ऐसा पोजीशन आ गया। और आई कैन रोटेट द एंटायर थिंग अबाउट द एक्सिस सी डी में, मतलब 2 kg अपनी जगह रहेगा, 50 kg को घुमा लो। सोच लो, आप 2 kg वाला ब्लॉक को पकड़ के 50 kg को घुमा रहे हो, दूसरे केस में 50 kg वाला पकड़ के 2 kg को घुमा रहे हो। जिसको पकड़ ले वो घूम नहीं रहा है, उसको लेके दूसरे को घुमा रहे हो। कौन सा केस में आपको इजी लग रहा है? द रोटेशन अबाउट एक्सिस ए बी इज मोर डिफिकल्ट और रोटेशन अबाउट सी डी इज मोर डिफिकल्ट। थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करो। ये एक्सिस में 2 kg को इधर घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, तो 2 kg को फिक्स रख के 50 kg को इधर घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। जब हम 2 kg को फिक्स रख के 50 kg को घुमा रहे हैं, हम कहेंगे वी आर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस सी डी। जब 50 kg को कांस्टेंट रख के 2 kg को इधर घुमा रहे हैं, हम कहेंगे वी आर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ए बी। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट अबाउट ए बी और सी डी। आपको क्या लग रहा है, बोलिए? ए बी में घुमाना डिफिकल्ट होगा कि सी डी में घुमाना डिफिकल्ट होगा? CD. Obviously, that everyone now you see, now you are able to feel the difficulty. डिफिकल्टी आपको फीलिंग में आया, तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रियलाइज कर पाओगे। मतलब अभी 2 kg को फिक्स रख के 50 kg को घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, 50 kg को फिक्स रख के 2 kg को घुमाना आसान रहेगा। मतलब इट इज मोर डिफिकल्ट टू रोटेट अबाउट CD। तो हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI अबाउट CD is more than about the axis, ऐसे लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करेंगे। I about an axis CD is more than I about an axis AB में घुमाना आसान है, CD में घुमाना डिफिकल्ट है। तो घुमाने में जब ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर। ठीक है, और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है तो मैं थोड़ा आपको डिस्कवर करवाना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। अब देखो, एबी में घुमाना आसान था, सीडी में घुमाना डिफिकल्ट था। क्यों? लॉजिक लगाते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हम एबी में घुमा रहे थे, मतलब 50 kg अपनी जगह था, सीडी घूम रहा था, तो हम क्या देख रहे थे? मेजॉरिटी मास वाज क्लोज टू द एक्सिस, माइनॉरिटी मास वाज अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्सिस से दूर पे कम मास था, एक्सिस के पास ज्यादा मास था। सीडी में घुमा रहे हैं तो एक्सिस से दूर पे ज्यादा मास है और पास कम मास है। मतलब क्या पता चला?
अगर masses are situating away from the axis, moment of inertia will be more. Masses are close to the axis, moment of inertia will be less. समझ में आ रहा है क्या? CD एक्सिस में देख रहे थे कि मेजरड मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, AB एक्सिस में क्या देख रहे थे? मेजरड मास इज क्लोज टू द एक्सिस. सो व्हेन द masses are close to the axis of rotation, moment of inertia will be less. When the masses are away from the axis of rotation, moment of inertia will be more. तो क्या लिखेंगे? जो डिस्कवर किए हुई, मैं आपको कोई लॉ देने से पहले, कोई चीज आपके ऊपर थोपने से पहले आप, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को डिस्कवर करो, तब चीजें आपके लिए आसान बन जाए. ठीक है, ठीक है. तो अभी मैं जस्ट आधा घंटा पहले आई वाज वाचिंग द टीवी एंड आई फाउंड गवर्नमेंट कोई ऑयल कंपनी के लिए 12 पोस्ट डिक्लेयर किया है. 12 पोस्ट आर डिक्लेयर्ड और डेजिग्नेशन क्या है? साइंटिस्ट. और उसमें सैलरी कितना है? स्टार्ट्स विथ 95,000 बेसिक्स. सोच लो, बेसिक 95,000 हो अब तो 2.5 लाख का नौकरी मिलेगा. एज ग्रुप क्या है? 32 से 45. डू यू थिंक बहुत सारे लोग इसमें कंपटीशन में आएंगे? नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द जॉब ऑफ ए साइंटिस्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सर्टिफिकेट वालों का कोई काम नहीं है इसमें. वो तो गए, होगा उनके पास सर्टिफिकेट, लेकिन छोटे छोटे चीजों को कभी समझे नहीं होंगे. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खोखला इंजीनियर मत बनना. जितना भी पढ़ाई किए बढ़िया से किए. ठीक है, जान. तो हम क्या देखे? व्हेन masses are close to axis of rotation, mi is less and vice versa. ये छोटे छोटे चीज के ऊपर इमेजिन करो. सपोज कहेंगे कि एक डंडा है, ये डंडा है, आप इसको यहां से पकड़ के ऐसे घुमाना चाहते हो. आप घुमाना चाहते हो, डंडे को पकड़ के ऐसे घुमाना चाहते हो. अब इस डंडे पे मैं लोहे का बॉल, स्पीयर हेवी बॉल को घुसा दिया डंडे में. अब ये बॉल को यहां पर ले आऊंगा तो वो डंडा को घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि ये बॉल को यहां पे रखूंगा तो आपको घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. जस्ट टेक अप एग्जांपल. व्हेन दिस आयरन बॉल इज एट ए, ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा घुमाने के लिए डंडा दूर तक. या फिर व्हेन द आयरन बॉल इज एट बी, आपको घुमाने में ज्यादा डिफिकल्ट होगा. सोचो तो कौन सा केस में? एक डंडा है, एक आयरन बॉल है, वो आयरन बॉल आपके हाथ के आसपास है, तब घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट है कि डंडा है दूर पे एक आयरन बॉल फिक्स है, उसको घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा. कौन सा केस में आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा? इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे I2. व्हाट इज मोर? I1 विल बी मोर और I2 विल बी मोर. क्या है? I2. यस, नाउ यू आर वेल एबल टू फील द डिफिकल्टी. जो डिफिकल्टी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. जो डिफिकल्टी आपको फीलिंग हो रहा है, ये दूर में रहेगा, घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. पास में होता तो आसानी से घुमा देता. ये जो डिफिकल्टी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. आप कहोगे I2 इज मोर देन I1. एंड आई टेल यू फॉर योर इंटरेस्ट, ये तो जेईई में भी आया था. देखो तो मैं क्वेश्चन देता हूं, गेस करके आप लोग बताने की कोशिश करना क्या होगा. यहां पर कोई एक ट्रायंगल है, हाइट, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये है 5 मीटर और ये है 12 मीटर. ठीक है, मेरे पास दो चॉइस है इसको घुमाने का. सपोज आई चूज दिस एज एन एक्सिस. ये एक्सिस मान लिया मैं, इसमें मान लो आई टेक दिस एज एन एक्सिस ए बी एंड दिस एज एन एक्सिस, आई कॉल दिस एक्सिस एज सी डी. मैं प्लेट को घुमाना चाहता हूं. एक्सिस ए बी में घुमाने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला डंडा ए बी के साथ रहेगा, दूसरा वाला ऐसे घूमेगा. ऐसे घूमेगा तो हम कहेंगे इट इज रोटेटिंग अबाउट ए बी. सीडी में घुमाने का मतलब हुआ ये वाला डंडा अपनी जगह रहेगा, ये ट्रायंगुलर पार्ट ऐसे घूमेगा. ये ट्रायंगुलर प्लेट है. आईआईटी जेईई मेन में आ चुका है. इन दी फिगर शोन फॉर द ट्रायंगुलर प्लेट व्हाट इज मोर, आईएबी और आईसीडी? गेस करके बताइए कौन ज्यादा होगा, आईएबी ज्यादा होगा कि आईसीडी ज्यादा होगा?
ICD. Obviously, ICD will be more because the masses are far away. Masses are far away. AB में करेंगे तो मास तो पास है, ज्यादा 5 मीटर है, यहाँ तो masses are 12 मीटर तक स्प्रेड है, तो obviously ICD will be more than IAB. खाली इतना नहीं, इसके ऊपर और भी बढ़िया क्वेश्चन आया है, और पहले तो काफी दिन पहले तो ये सब क्वेश्चंस बार-बार आते थे और रेगुलरली आते थे। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ऐसा क्वेश्चन देखो, किस अजीब टाइप का क्वेश्चन है, आया था, इफ polar ice caps melt, then mi moment of inertia of earth about its spinning axis will increase or decrease. क्या क्वेश्चन था? पोलर आइस कैप्स मेल्ट, हम जानते हैं कि अर्थ अपनी चारों तरफ स्पिन कर रहा है, सन की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो ठीक है, अपनी चारों तरफ भी स्पिन कर रहा है। सपोज हम कहेंगे ये हो गया स्पिनिंग एक्सिस, ये एक्सिस में अर्थ घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स। पोलर आइस कैप्स मतलब पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, मान लो यहाँ पर कोई आइसी माउंटेन था, ये मेल्ट कर गया तो हाल कैसा हुआ, अर्थ तो अपनी जगह है, स्पिनिंग एक्सिस वही रहा, लेकिन जो मेल्ट कर गया बाय ग्रेविटी वो नीचे आ जाएगा। नाउ इट स्प्रेड्स, ये जो ऐसे था वो मेल्ट करने के बाद ऐसे हो गया। आपको बताना है कि I1 ज्यादा था कि I2 ज्यादा था। ध्यान से देखो कौन सा एक्सिस में घूम रहा था, इस एक्सिस में घूम रहा था। अब ये मासेस जो एक्सिस के आसपास थे, नाउ मासेस आर अवे फ्रॉम द एक्सिस, दूर चले गए हैं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे I2 विल बी मोर देन I1। ये भी जेई का क्वेश्चन है, तब ये ट्रिपल नहीं होता था, ठीक है, जेई नहीं होता था, REC होता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज करके टेस्ट होते थे एग्जाम्स, उसमें आया था कि क्या होगा, इफ द पोलर आइस कैप्स मेल्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस विल इंक्रीज। ठीक है, अबाउट कौन सा एक्सिस, स्पिनिंग एक्सिस, रिवॉल्व तो कर रहा है सन की चारों तरफ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या देखे, पॉइंट नंबर 3 में, नोट पॉइंट नंबर 3 में जाए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, moment of inertia of a body or system of masses depends on the axis of rotation, कौन सा एक्सिस में घुमा रहे हैं उसके ऊपर, and distribution of masses around the axis, वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस कौन सा एक्सिस में घुमा रहे हैं और सारा मास कैसे रखे हुए हैं, वो तो हमें समझ में आ गया। इफ द masses are close to the axis, moment of inertia will be less. If the masses are away from the axis, moment of inertia will be more. तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे निकालते हैं, कहेंगे मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट नंबर 4 में, मैथमेटिकली mi of a body about an axis is given by I is equal to summation of mi xi square। ध्यान रहे, तब हम लोग किए थे सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त समेशन ऑफ mi xi पे समेशन ऑफ mi सिमिलर दिख रहा है लेकिन अलग है, I is equal to summation of mi xi square। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को हम इस एक्सिस में घुमाना चाहते हैं, ए बी एक्सिस में घुमाना चाहते हैं, मतलब ये बॉडी अभी ऐसे घूमने वाला है,
एक्सिस देखो तो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे घूमने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, कोई m1 मास ले लो छोटा सा, चलो इसका करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहाँ से x1 है, ले लिए m2, उसका करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस x2, ले लिए m3, करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस x3, like this for every small mass you find out the distance. Remember ये each m1 m2 m3 are point masses, remember they are all point mass, ये नहीं कि उनका सेंटर मास से डिस्टेंस लिख लेना, x1 is not the distance of center of mass, it is x1 is the distance of the point mass। तो क्या लिखेंगे, if m1 m2 m3 etc are point masses at distances of x1 x2 x3 etc from axis, then axis AB, then mi about axis AB is equal to, हम इसको लिखेंगे IAB, क्या है, it is m1 x1 square m2 x2 square and so on, go on adding them, which is written as mixi square। क्या बनेगा ये उसका यूनिट, क्या यूनिट बनेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गया केजी मीटर स्क्वायर। अब देखो कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितना आसान है कि नहीं, कितना आसानी से निकल गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, लगा के निकालेंगे। सो हमें ये समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए हम अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और हम चाहेंगे कि आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। बट रिमेंबर इसमें जो m1 m2 m3 थे दे वर ऑल पॉइंट मासेस ओनली, ठीक है। तो इसको अभी मैं मिटाता हूं, बस आपको समझ में आया ये बताने के लिए आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बता दो, ताकि मुझे लगेगा कि मेरा बकबकाहट कुछ काम लाया, कुछ रंग लाया। सपोज क्वेश्चन, जस्ट ए स्मॉल क्वेश्चन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, और मान लो कि यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है, छोटा सा 2 kg का मास है, कहां पर रखा है, एट द कोऑर्डिनेट 3 4, ठीक है। और आप जानते हो कि x एक्सिस है, y एक्सिस, तो z एक्सिस ऐसे होगा। सो सी ए पॉइंट मास of 2 kg is located at or on xy plane at point 3 मीटर 4 मीटर, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो दिया गया है मीटर में दिया गया है। फाइंड रिलेशन बिटवीन the moment of inertia of the mass about x y z axis। आपको क्या पूछा गया है, that is find relation between, इसका मतलब हुआ रिलेशन बिटवीन ix iy iz। इस मास का x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, y एक्सिस में क्या है, z एक्सिस में क्या है, वो तो निकालना है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी निकालना है। अब निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा रिलेशन देख के, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं, आई एक्स एक एक करके करते हैं, टाइम इज फ्लाइंग सो आई हैव टू रन। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट। इस मास का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, m1 x1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये कोऑर्डिनेट 3 4 है तो दिस मस्ट बी 4, this must be 3, so it is 2 into 4 square, that is coming out to be कितना, 16 into 2 32 kg मीटर स्क्वायर। IY क्या आ रहा है देखो तो
2 इंटू वाई एक्सिस में घुमा रहे हैं। आई एक्स क्या था, ये मास को एक्स एक्सिस में घुमा रहे हैं, तो आपको घूमता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। तो 2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 18 केजी मीटर स्क्वायर। और अगर हम जेड एक्सिस में निकालेंगे तो जेड एक्सिस कैसा है, ऐसा जेड एक्सिस में घुमाना है, मतलब कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये जेड एक्सिस में घूमेगा अभी, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये अगर 3 है, ये 4 है, जेड एक्सिस ऐसा है, ऑब्वियसली डिस्टेंस होगा 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इट इज कमिंग आउट टू बी 50 केजी मीटर स्क्वायर। कितना इंटरेस्टिंग है देखो तो। और देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ो तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये कोई पॉइंट अगर एक्स वाई होता तो हम कहते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता। तो क्या मिले, हियर द रिलेशन इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैं जबरदस्ती ये रिलेशन यहाँ पर ले आया क्योंकि आगे चल के हम लोग ऐसा एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थोड़ा सा झलक से आपके दिमाग में आ गया कि हाँ इस एक्सिस में जितना हुआ, इस एक्सिस में जितना हुआ, दोनों को जोड़ दो, जेड एक्सिस में सॉल्व जितना होगा उतना ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया। मैं अब आपको एक दूसरा चीज देना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहता हूं, कितना समझ में आया जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई ऑफ ए मीटर स्टिक। कोई मीटर स्टिक है, यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है, अबाउट एन एक्सिस अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, जो एक्सिस इसके साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू 30 सेंटीमीटर मार्क इज I1। कोई एक मीटर स्टिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू 30 सेंटीमीटर मार्क, इसमें घुमाने की कोशिश किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फीलिंग क्या आया, I1। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम स्टिक अबाउट a perpendicular axis about a perpendicular axis passing through 70 centimeter mark is I2। find I1 by I2। आपको I1 by I2 पता करना है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डरो मत, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। मीटर स्टिक है भाई, मीटर स्टिक कितना लंबा होता है, मीटर स्टिक 1 मीटर लंबा 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर लंबा मीटर स्टिक हो गया। फर्स्ट यू चूज एन एक्सिस लाइक दिस पासिंग थ्रू दी 30 सेंटीमीटर मार्क, और इसको इस एक्सिस में घुमाने की कोशिश किए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला I1। दूसरा केस में सेम मीटर स्टिक को आप अभी एक परपेंडिकुलर एक्सिस में घुमाना चाहते हो, बट पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट, व्हिच पॉइंट 70 सेंटीमीटर मार्क, इसमें घुमाना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I2। पूछा है, बताओ I1 by I2 क्या होगा, I1 by I2 क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले लोग आसानी से बता देंगे I1 by I2 क्या होगा। ये हो गया 70 सेंटीमीटर मार्क और ये हो गया 30 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है ना। ये पेन को इस पॉइंट से पकड़ के घुमाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से पकड़ के घुमाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होगा।
Moment of inertia depends upon the axis and distribution of masses with respect to the axis. इस केस में एक्सिस ये था, इधर को 30 था, इधर को 70 था। इस केस में भी ये एक्सिस है, इधर को 30 है, इधर को 70 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दीज एक्सिस आर सेम। तो आप क्या कहोगे? I1 is equal to I2 और the ratio I1 by I2 is equal to 1। समझ में आया क्या? क्या देख रहे हैं हम? The moment of inertia depends upon the axis of rotation and distribution of masses with respect to axis। हम 30 सेंटीमीटर में पकड़ के घुमाएं या 70 सेंटीमीटर में पकड़ के घुमाएं, क्या फर्क पड़ता है? जब 30 में घुमा रहे थे, इधर था 30, इधर था 70, इसमें इधर था 30, इधर था 70, बात एक ही हुआ ना घुमाने वाली। तो डिफिकल्टी लेवल विल बी सेम। आप कहोगे I1 by I2 will be equal to 1। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर केस को डील करते हैं। MI of a uniform bar about a perpendicular axis passing through one end। ये हो गया हमारा टिपिकल केस। ये कोई एक बार है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसको हम एक एंड में ऐसा एक परपेंडिकुलर एक्सिस लिए और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं। सपोज आई गो फॉर ए केस, यही फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यही फिगर को बड़ा कर देता हूं। सपोज दिस इज व्हाट इज द बार एंड आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। इस एंड से बार का मास क्या है? m, लेंथ l। इस बार का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा? याद करो, इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, m1 m2 m3 m4, हर एक मास का डिस्टेंस निकालेंगे, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर, ऐसे करके सबको जोड़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो बार खराब हो जाएगा। चलो हाइपोथेटिकली वी डू इट। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन of thickness dx, a small section of thickness dx, ये ठीक है। तो क्या लिखेंगे? let us consider, स्कूल वाले पूछ लेते हैं तो हमें भी करना पड़ता है। let us consider a small section of thickness dx at a distance x from AB। ठीक ठीक। मास ऑफ सेक्शन, मास ऑफ सेक्शन कितना होगा भाई? L लेंथ में मास था L, यूनिट लेंथ में m by L। इसका लेंथ कितना था? dx, छोटा सा था तो m by L into dx। अच्छा, mi ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या हो जाएगा? इट इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है? ये डिस्टेंस, डिस्टेंस तो x है, डिस्टेंस x है तो हो जाएगा m by L dx इनटू x स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक का मिल गया। अब दूसरा सेक्शन लेंगे, उसका भी निकालेंगे, तीसरा सेक्शन लेंगे, उसका भी निकालेंगे। But if dx is very small, how many small sections you will get over here? You will get infinite number of small sections. That means you want to add a infinite number of continuous quantities. Or mathematics में summation of infinite number of continuous quantities is called integration. Integration is sum of infinite number of continuous quantities. ठीक है, continuous incremental quantity, small small quantity को जोड़ना है तो क्या कहेंगे? Total moment of inertia about AB is equal to integration of ये जो चीज पूरा निकला है m by L x square dx
ये तो छोटा सा पार्टिकल का सेक्शन का था, टोटल निकालना है तो सारे को जोड़ना पड़ेगा। ओहो, अब बात ये जो टेढ़ा वाला इंटीग्रेशन है इसका लिमिट फिक्स करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, लोअर लिमिट, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, अपर लिमिट। हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये साइन का मतलब क्या है, समेशन। इट इज जस्ट रिप्लेसिंग दिस वन, दिस इज कॉल्ड डिजिटल समेशन, दिस इज कॉल्ड एनालॉग समेशन, दिस इज कॉल्ड डिजिटल समेशन, दिस इज कॉल्ड एनालॉग समेशन। हाँ, तो क्या हो गया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मासेस ले रहे हैं, m1 m2 m3। एक मास यहाँ पर लिए x ये हुआ, ये मास के लिए x कुछ दूसरा होगा, ये मास के लिए x कुछ तीसरा होगा। सबसे कम कौन से मास के लिए, सबसे कम x कौन से मास के लिए होगा, अगर हम यहाँ पर लेंगे कितना होगा, 0। सबसे ज्यादा x कौन से मास के लिए होगा, कौन सा सेक्शन के लिए, ये वाला सेक्शन के लिए, कितना होगा, L। ओहो, तो x का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू L है। समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज इक्वल टू, अब ये m और l तो कांस्टेंट है, इनको बाहर फेंको, बेकार के अंदर भीड़ बढ़ा रहे हैं, हमें भीड़ वाला चीज नहीं चाहिए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 टू l, और आपको याद होगा x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ऐसे होता था, पढ़े थे हम लोग वर्ग पावर चैप्टर से पहले। तो ये क्या हो जाएगा, m बाई l x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, लिमिटेड फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 टू l। पहले डालते हैं अपर लिमिट, ये नीचे 3 है, ये नीचे 3 है, ये नीचे 3 है, 3 को इधर ले आओ, m बाई 3l बाहर रह गया। अपर लिमिट डालो तो l क्यूब, माइनस लोअर लिमिट डालो तो x के जगह l डाल दिए, l क्यूब हुआ, x के जगह 0 डाल दिए, 0 हो गया। क्या मिल गया देखो तो, ml square by 3। ओहो, so the moment of inertia of a bar about an axis passing through one end is ml square by 3। moment of inertia of a bar about an axis passing through one end is ml square by 3। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको अभी समझ में आया, मैं थोड़ा इसको स्पेस घटाने के लिए थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। It is coming out to be m by 3l into l cube minus 0 and that is ml square by 3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब तक जिंदगी है तब तक। क्या मालूम उसके बाद भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये हर जगह आपको जरूरत में आएगा। कुछ स्टैंडर्ड चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू हैव टू रिमेंबर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज ml square by 3। ये बात है, ठीक है, ये बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसी से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं, कंक्लूजन निकालने वाले हैं। कैसे, हम कहेंगे कि ये मान लो कि कोई बार है, मास m और लेंथ l का, हम मिड एक्सिस में निकालना चाहते हैं। We want to find out moment of inertia about an axis perpendicular to its length passing through one end। ऐसे लिख देते हैं, mi of a uniform bar, बार का मास m, लेंथ l, about a perpendicular axis passing through midpoint is equal to, ठीक है, ये हो गया कोई बार, ये कोई एक बार है, ये बार का मिड पॉइंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, यूनिफॉर्म बार है, इस एक्सिस में पता करना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त हम लोग करते क्या थे, समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर, ध्यान रहे, मतलब सारा पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, है कि नहीं। अगर हम किसी तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन इसका मास कितना है, m/2, लेंथ l/2, इसका भी तो वही है, m/2 l/2, वही, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट, इट इज मिड पॉइंट। ओह ऐसा है क्या, तो चलो ठीक है। अब हम कहेंगे
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड में कितना होता है, mL²/3, m/2 का स्क्वायर बाय 3, किसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, तो फिर टोटल कितना होगा, टोटल होगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि सम है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखो तो ये इट इज कमिंग आउट टू बी mL²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म बार अबाउट an axis passing through the midpoint and perpendicular to its length is mL²/12, about this axis mL²/3। देख लो, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता करना, ठीक है। तो ये हो गया mL²/3, सॉरी mL²/12। तीसरा चीज बताएंगे, अगर हम कहेंगे कि ऐसा कोई डंडा है, थीन बार है, बार इज थीन, ये क्या है, थीन बार, मास m, लेंथ l। हमें पूछा गया है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along about an axis passing along its length for a thin bar, mi about its axis, मतलब along the length, ये हो गया उसका एक्सिस। मतलब ये बार ऐसा है, अब इसको कैसे घुमाना चाहते हो, ऐसा ऐसा घुमाना चाहते हो, एक्सिस कैसे लिए, ऐसे, अबाउट इट्स एक्सिस, बार का एक्सिस। तो क्या होगा, अबाउट इट्स एक्सिस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, सोचो तो। अब समेशन ऑफ mi(xi²), बार थीन है, एक्सिस ऐसा है, मतलब हर एक मास तो एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच मास फ्रॉम द एक्सिस, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0। नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स नो डिफिकल्टी इट इज टू रोटेट when it is a thin bar, whatever may be its mass, it is not difficult to rotate it like this because the masses are close, very close to the axis। कोई थीन बार का अपना एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपके लिए, ठीक है। अभी हम लोग जितना चीज देखे ये इसकी कॉन्टेक्स्ट में, उसको मैं थोड़ा लिस्ट आउट कर देता हूं, थोड़ा सा लिस्ट आउट कर देता हूं और आपको बता दूं, आप चाहो तो ये सब चीजें देख सकते हो। कोई एक बार है, ये बार है, यूनिफॉर्म बार है, मास m, लेंथ l का, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पता कर लिए। कौन से बार के लिए, रिमेंबर इट मस्ट बी ए थीन बार, इतना मोटा ना हो जाए कि आप इसको सिलेंडर कहने लगोगे। फॉर ए थीन बार के लिए मास m, लेंथ l, ऐसा बार के लिए इस एक्सिस में होता था mL²/3, ठीक है। इस एक्सिस में होता था mL²/12, इस एक्सिस में होता था 0, ठीक है ना। ये I is equal to mL²/12, इस एक्सिस में I is equal to 0। और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, अगर आप इसके साथ थीटा एंगल करके निकालोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एक्सिस में हो जाएगा mL²/3 sin² थीटा, mL²/12 sin² थीटा, ऐसे करके नहीं बता रहे, अननेसेसरी आप कंफ्यूज करोगे। ये हो गया, इतना सारा चीज बताने के लिए इतने सारे ड्रामा किए गए। जो ड्रामा किए गए वो आपको ढंग से समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। यहाँ पर कोई एक बार है जिसका मास है, चलो मानते हैं 8 kg का बार है, और लेंथ, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ है मान लो 4 मीटर, और आपको पूछा गया है ऐसा कोई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये दिया है 1 मीटर, ये दिया है 3 मीटर। द मास ऑफ यूनिफॉर्म बार,
is 8 kg. Find mi about, चलो इस पॉइंट को ए बी कहते हैं। इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट एन एक्सिस ए बी। ठीक है, मास कितना है 8 केजी, पूरा लेंथ कितना है दिख रहा है 4 मीटर। और ये देखो कोई फटाफट बताने की कोशिश कर रहा है, वेरी गुड, आप लोग भी ट्राई करिए। लेस देन 1 मिनट में आप में से 7 लोग आंसर दे दिया और सारे के सारे शायद सही आंसर दिए हैं, क्योंकि आप सबका आंसर आया है 80/3 kg पर मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। अब मैं देखना चाहता हूं कि सही आंसर क्या है। मैं यहाँ पे P इस पॉइंट को Q इस पॉइंट को O नाम दे दिया। मैं सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ और मेरे दिमाग में तो बस एक ही फॉर्मूला है, कोई एक बार है, उसका मास m है, लेंथ इसका l है, एक एंड में घुमाओ तो होता है ml²/3। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम ही नहीं। चलो वही करते हैं। अब हम निकालना चाहेंगे IAB। तो क्या कहेंगे, इस पार्ट को पार्ट 1 को, इसको पार्ट 2 को। सो OQ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OQ अबाउट AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया OP अबाउट AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OQ about AB plus mi of OP about AB। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ना है। अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो देखते हैं। OQ का अबाउट AB, तो OQ के अबाउट AB करने से क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी ml²/3। इसका m कितना है भाई, पूरा 8 मीटर है, 8 kg है। 4 मीटर लेंथ है, 8 kg है, तो 3 मीटर का क्या होगा। ऑब्वियसली लिखने की क्या जरूरत है, सीधा समझ में आ रहा है। 4 मीटर का 8 kg, 1 मीटर का 2 kg, 3 मीटर का 6 kg, दिस इज 6 kg साइड, और ये हो गया 2 kg साइड। तो ml²/3 6, 3 का स्क्वायर/3। हाँ ठीक है, किसका, OQ का। और इसका ml²/3, इसका मास कितना, ये भी तो एक एंड में है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड में चाहिए। 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 1²/3। ओहो ये कितना हो गया भाई, इट इज कमिंग आउट टू बी 18 प्लस, हो गया ना 18, और ये हो गया प्लस 2/3। क्या कुछ आंसर में डिफरेंट नजर आ रहा है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 54 प्लस 2 56/3 kg मीटर स्क्वायर। गड़बड़ कहाँ हो गया, ये गड़बड़ कहाँ हो गया, वही सोचना है, गड़बड़ कहाँ हो गया। अगर हम एक एंड में पूछे होते तो आप क्या कर देते, ml²/3, ml² मतलब 8 kg, l हो गया 4²/3, तो शायद ये कुछ ऐसे आता, तभी तो नहीं आ रहा है। 80/3 आपका कैसे आया भगवान जाने, हमारा तो 56/3 आया है। देखिए